जय हिंद बच्चों। आज वेलकम टू योर न्यू फिजिक्स क्लास। आज हम पिछली क्लास में जो टॉपिक जहां से छोड़ा था वहां से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल एंड द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल क्या होता है, इसको समझने से पहले आप रिकॉल कीजिए कि व्हाट इज अ सेल। एक सेल क्या होता है। सेल जैसा कि हमने पहले छोटी क्लास में भी और क्लास 11th में, इवन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि सेल इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वैसे दो टाइप के सेल आपने पढ़े हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक एज वेल एज इलेक्ट्रोकेमिकल। तो ऐसा सेल जो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ऐसे सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो जो हमारे पेंसिल सेल हैं, ड्राई सेल है, मोबाइल की बैटरी वाला जो सेल है, ये सारे जो हैं ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कुछ इस तरीके का होता है। एक मैंने गैल्वेनिक सेल आपके सामने बनाया है। इसके कई अलग अलग टाइप हो सकते हैं। मोबाइल की बैटरी या लैपटॉप की बैटरी भी एक सेल है, राइट। वो ड्राई सेल की कैटेगरी में आते हैं, पर हमने कुछ इस टाइप का सेल पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में। इस सेल में क्या होता है, दो रॉड्स रहती हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस होते हैं, ठीक है। कोई एक रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन वहीं लूज करके कैटायंस को सॉल्यूशन में भेजती है, जबकि दूसरी रॉड जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं वो एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो होते हुए इधर पे आएंगे। दूसरी रॉड पर वो इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं उस रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिवली चार्ज रॉड यानी माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। एंड बाय कन्वेंशन करंट हमने कहां से कहां माना है, प्लस टू माइनस। तो करंट का डायरेक्शन प्लस टू माइनस है, ठीक है। अब करंट की डेफिनेशन हमने ये भी पढ़ी है कि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब जहां चार्ज फ्लो होगा वहां पर करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो क्या यहां पर अंदर भी चार्ज फ्लो होंगे? जो कैटायंस इधर सॉल्यूशन में आए, क्या वही कैटायंस माइग्रेट करते हुए प्लस की तरफ जाते हैं, राइट? और यहाँ पर प्लस कैटायंस इकट्ठे होते हैं। क्या माइनस यानी नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जो हैं, एनायंस, वो माइनस वाली रॉड की तरफ जाते हैं? यस और नो? इसका मतलब ये है कि जब कभी कोई सेल होता है तो जब उसमें से करंट फ्लो होता है तो ना सिर्फ बाहर वाले वायर से करंट फ्लो होता है, बल्कि अंदर भी चार्ज का फ्लो होता है। और अंदर चार्ज का फ्लो होता है मतलब अंदर भी करंट है, ठीक है। वो अंदर जो करंट फ्लो होता है उसको हम इंटरनल करंट कह सकते हैं। अब हम लोग ये भी जानते हैं द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, राइट। अब अंदर भी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, क्या यहाँ पर एकदम आसानी से चार्ज फ्लो हो जाते हैं, या उनको भी फ्लो होने में थोड़ी मुश्किल होती होगी ड्यू टू द फ्लूइड रेजिस्टेंस? यस, अंदर भी चार्ज को फ्लो होने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जब अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो अंदर चार्ज फ्लो होने में जो ऑपोजिशन महसूस हो रही है चार्जेस को, उसको हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है। Now I repeat, what is the internal resistance of the cell? It is the opposition to the flow of current inside the cell, ठीक है। The opposition to the flow of current inside the cell is called internal resistance of the cell. You can make the notes about it. Okay. तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पढ़ना है आज, राइट। इसको स्कीमेटिकली हम ऐसे बना सकते हैं, डायग्राम जो है, सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा। ये सेल है। अब सेल में हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसीडर करेंगे, तो हम इतने पोर्शन को सेल मानेंगे, ठीक है। इसकी दो रॉड्स हैं, एक रॉड प्लस को शो कर रही है, दूसरी छोटी वाली रॉड माइनस को शो कर रही है। और ये जो छोटी सी रेजिस्टेंस हमने बनाई है, इस पे हमने स्मॉल आर लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ओके। तो ये प्लस के पास में ये प्लस बना दिया, ये माइनस के तरफ में ये माइनस बना दिया, तो ये हमारा सेल है, ठीक है, जिसमें ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस सेल को हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही हम सेल को किसी रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करते हैं, यानी सेल के प्लस और माइनस को कनेक्ट करते हैं आपस में, तो उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। प्लस टू माइनस करंट फ्लो होगा। तो इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज आई। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर, ठीक है।
अब ये मान के चलिए कि ये जो सेल है इसका प्लस और माइनस के बीच में जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिल सकता है उसको हम डिनोट करेंगे ई से, कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, ठीक है। दैट कैपिटल ई इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है? किसी भी सेल का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो वो प्रोवाइड कर सकता है उसको हम कहते हैं ईएमएफ, ठीक है। और सेल के प्लस और माइनस के बीच में एक्चुअली जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है V से। तो वी विल शो इट लाइक दिस इज द सेल और इसके प्लस और माइनस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V, ठीक है। तो दिस इज V, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लस एंड माइनस ऑफ द सेल, and this is E which is the EMF of the cell, ठीक है। अब हम लोगों ने ये पहले ही सीख चुके हैं कि बैटरी के प्लस में जितना वोल्टेज होता है माइनस में जाते जाते वो कितना हो जाता है? 0। आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लासेस लाइक दिस, राइट। तो अगर E जो है यहाँ से जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है E, अगर मान लेते हैं कि वो प्लस पर है तो माइनस पर जाते जाते वो कितना होना चाहिए? 0, ठीक। अब यहाँ पर प्लस से माइनस तक कितनी रेजिस्टेंसेस है? 2 रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक इंटरनल रेजिस्टेंस। ये दोनों मिलके पोटेंशियल को ड्रॉप करेंगी, यस और नो। अब ये दोनों मिलके पोटेंशियल को ड्रॉप करेंगी तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए? व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस? उसको हम V से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि ये प्लस और माइनस के बीच में ये है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अकेली आ रही है तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप है V, ठीक है। तो V का फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए? IR, दैट इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दैट्स क्वाइट सिंपल, राइट। तो V इज इक्वल टू IR इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। पर क्या इंटरनल रेजिस्टेंस में से भी करंट फ्लो हो रहा है? यस, क्योंकि अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है, अंदर भी करंट को ऑपोजिशन मिल रही है करंट फ्लो होने में, उसको हमने इंटरनल रेजिस्टेंस कहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगी। व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप बाय इंटरनल रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू IR। तो पोटेंशियल ड्रॉप बाय इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल r, सो दैट इज I इंटू स्मॉल r, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल ड्रॉप बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, इन दोनों को अगर हम सम कर देंगे तो क्या मिलना चाहिए? टोटल सेल का EMF मिलना चाहिए, ठीक है। यस और नो? इसका पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इसका पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल, क्योंकि प्लस में से जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था वो E था, माइनस में जाते जाते कितना होना चाहिए? 0, यानी E इसको और इसको मिलाकर 0 होना चाहिए। तो दैट इज व्हाई वी कैन राइट E इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। Potential drop by external resistance plus potential drop by internal resistance is equal to the EMF of the cell. Now I into capital R is denoted by V, so it is V, and I into small r is this. तो E is equal to V plus IR. यहाँ से हमें definition मिलेगी EMF की, ठीक है। EMF क्या होता है? EMF is the maximum potential difference that can be offered by a cell, ठीक है। जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कोई सेल दे सकता है उसको हम क्या कहते हैं? EMF। और एक्चुअली में उसके प्लस और माइनस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है उसको V से डिनोट करते हैं और उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज EMF? द मैक्सिमम वैल्यू, यू कैन राइट इट डाउन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी ऑफर्ड बाय अ सेल इज कॉल्ड EMF, ठीक है। नाउ व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? V. It is the potential difference between the two terminals of the cell when current is drawn from the cell. जब उसमें से current flow होगा तो current flow होने से क्या होगा? external resistance के साथ साथ internal resistance में से भी current flow होगा और internal resistance potential को drop कर देगी। इसको example के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए कि सेल का EMF है 5 वोल्ट। सेल का EMF कितना है? 5 वोल्ट। जब हम उसको external resistance से कनेक्ट करेंगे तो वो जो 5 वोल्ट का EMF है वो 2 रेजिस्टेंस मिलके ड्रॉप करने लगेगी, करंट फ्लो होगा तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी करंट फ्लो होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस से भी करंट फ्लो होगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगी। मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस उस 5 वोल्ट में से 1 वोल्ट अंदर ही अंदर ड्रॉप हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस खुद 1 वोल्ट ड्रॉप कर देती है।
तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, 5 में से 1 इधर गया तो इसको कितना मिला, 4. सो दिस 4 वोल्ट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल ड्रॉप बाय इंटरनल रेजिस्टेंस. दोनों को सम करो, 4 + 1 तो कितना आ रहा है, 5. तो 5 इज द EMF. ठीक है. मान लो कि अगर हम यहाँ पर स्विच लगाते हैं और स्विच को ओपन कर देते हैं, यानी इसमें से करंट फ्लो अगर नहीं होता, had there been no current flow, तो क्या होता, इंटरनल रेजिस्टेंस में से भी करंट फ्लो नहीं होता. इंटरनल रेजिस्टेंस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करती, और इंटरनल रेजिस्टेंस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करती तो प्लस और माइनस के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता, पूरा 5 वोल्ट. इसीलिए हम कह सकते हैं कि EMF is the terminal potential difference of the cell when no current is drawn from the cell. अगर सेल में से करंट ड्रॉ नहीं करोगे तो प्लस और माइनस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, EMF. लेकिन आप स्विच को ऑन करो और करंट फ्लो कराने लगो. करंट फ्लो कराओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ड्रॉप करेगी, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगी, उसको माइनस कर दो EMF में से, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V. ठीक है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E एंड V? E इज इक्वल टू V प्लस IR. अब आपको असाइनमेंट ये है कि एक टेबल बनाना है, टेबल में डिफरेंस बिटवीन E एंड V लिखना है, यानी एक साइड आप लिखेंगे E, दूसरे साइड लिखेंगे V. E के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक साइड में, V के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे साइड में. डिफरेंस बिटवीन E एंड V के नोट्स आपको बनाना है. पॉइंट्स में आपको फिर से याद दिला देता हूँ. EMF is the maximum amount of potential difference that can be offered by a cell. Terminal potential difference is the potential difference between the two terminals of the cell when current is drawn from the cell. EMF is the potential difference between the terminals of the cell in an open circuit. That means when no current is drawn from the cell. Terminal potential difference is the potential difference between the two terminals of the cell in a closed circuit. That means when current is drawn from the cell. ठीक है. ओके. तो ये हो गया E और V. आपको डिफरेंस याद रखना है, पूछा जाता है. इसके बाद हम समझते हैं कि एक सेल है, तो सेल जैसे मोबाइल की बैटरी है, तो ये क्या होती है, चार्ज करते हैं तो चार्ज हो जाती है, फिर वो काम करते रहती है. जब काम करते रहती है तो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाती है. जब डिस्चार्ज हो जाती है तो हम फिर से उसको चार्ज कर देते हैं. तो बैटरीज को या सेल्स को हम चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज तो करते हैं, उनका यूज करते हैं तो वो डिस्चार्ज होते हैं. तो अगर कोई भी सेल में से करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वो डिस्चार्ज हो रहा है. जब वो डिस्चार्ज होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप करेगी, यानी V जो है ये कुछ कम मिलेगा और E ज्यादा मिलेगा. इसका मतलब डिस्चार्जिंग के समय E ज्यादा रहेगा और V कम रहेगा. ठीक है. कैसे, जैसे EMF था 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस ने 1 वोल्ट ड्रॉप किया तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला, 4 वोल्ट. तो अगर E 5 है तो V कितना रहेगा, 4, कम ही रहेगा उससे. तो डिस्चार्जिंग के समय E बड़ा और V छोटा रहेगा. लेकिन जब आप डिस्चार्ज हो गया सेल और उसको आप चार्ज करोगे, तो चार्ज कैसे करोगे, चार्ज करने के लिए एक्सटर्नल सर्किट के प्लस से प्लस को जोड़ोगे बैटरी के और माइनस को माइनस से जोड़ोगे. ऑब्वियसली जो एक्सटर्नल सर्किट है उसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा रखना पड़ेगा, जब तो वो चार्ज होगा. यस और नो. तो चार्ज करने के लिए एक्सटर्नल का जहां से चार्ज कर रहे हो उसका पोटेंशियल डिफरेंस इससे ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. इसका मतलब चार्जिंग के समय E इज लेस देन V. ये वाली इक्वेशन बता रही है कि E इज ग्रेटर देन V, राइट, क्योंकि ये इक्वेशन कब यूज होती है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग. ठीक है. लेकिन चार्जिंग के समय एक्सटर्नल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको ज्यादा रखना पड़ेगा. मान लेते हैं कि इसको अगर आप चार्ज कर रहे हो तो चार्ज करने के लिए इसको आपको किसी बड़ी बैटरी से प्लस माइनस किसी बड़ी बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज करना पड़ेगा. उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये ऑब्वियसली V जो है ये ज्यादा रहेगा और E उस समय क्या हो जाएगा, कम. ठीक है. ये ध्यान में रखना है, चार्जिंग के समय और डिस्चार्जिंग के समय E और V का क्या होता है. लेकिन अगर सेल से करंट ड्रॉ ही नहीं कर रहे तो क्या होगा, इफ यू आर नॉट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सेल, तो अगर I इज इक्वल टू 0 हो गया, करंट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो ये इक्वेशन क्या बता रही है, जब I 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू V. यानी इफ यू डू नॉट ड्रॉ एनी करंट देन E इज इक्वल टू V हो जाएगा.
ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। तो तीनों केसेस याद रखना है, करंट ड्रॉ हो रहा है और अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो E ग्रेटर देन V, अगर चार्ज हो रहा है तो E लेस देन V, और अगर करंट ड्रॉ ही नहीं हो रहा तो E इज इक्वल टू V। दीज पॉइंट्स यू हैव टू कीप इट इन माइंड, ठीक है। The next topic is relation between E, V, capital R and small r. What is E? EMF of the cell. What is V? Terminal potential difference of the cell. What is capital R? Capital R is the external वाली resistance. And what is small r? Small r is the internal resistance. इन चारों में क्या relation है? Let us understand. I is equal to E upon capital R plus small r. इस फिगर से, ये फिगर मैंने रफ कर दिया है, I will make it once again. ये फिगर था, इसको देखिए जरा। This is the external resistance capital R. This is the cell. This is the internal resistance. Like this. This is internal resistance small r. Cell का EMF कितना है? E. This much is the cell. तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप बाय इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? I इंटू स्मॉल r, एंड इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना हो जाएगा? I इंटू कैपिटल R, दैट इज V। Yes or no? ठीक है। तो what is the formula for current? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ पर I में V की जगह पर हम टोटल EMF रखेंगे E, हमने रख दिया E। अब ये बताइए, अगर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट I, इधर से फ्लो होगा, तो क्या जो करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से फ्लो होगा वही करंट इंटरनल रेजिस्टेंस से भी फ्लो होगा? यस, इसका मतलब ये दोनों किस में आ गए हैं? सीरीज में। जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होती है? दोनों के सम के बराबर। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम दिस फिगर, ठीक है। अब हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू I की जगह पर ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, I की जगह पर E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r रख दिया, इंटू कैपिटल R हो गया, सिंपल। इसके बाद हम क्या करेंगे? E अपॉन V का रेशियो निकालेंगे। तो E अपॉन में V किया तो ये जो डिनोमिनेटर है इस साइड जाके न्यूमरेटर बनेगा, जो न्यूमरेटर है इस साइड जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो E अपॉन V इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये न्यूमरेटर में आया और ये डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। अब हम इसको दो अलग अलग टर्म्स में लिखेंगे, तो कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, कैपिटल R अपॉन कैपिटल R हो जाएगा 1, तो इट बिकम्स 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ठीक है। तो E अपॉन V इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। हमें क्या चाहिए? स्मॉल r। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का पता लगाना है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E अपॉन V, ये जो प्लस 1 है इक्वल के इस साइड हो जाएगा -1, तो E अपॉन V -1, और ये डिनोमिनेटर इस साइड जाके न्यूमरेटर बनेगा, तो इनटू कैपिटल R। तो स्मॉल r इज इक्वल टू E अपॉन V -1 इंटू कैपिटल R। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार बना लो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्मॉल r इज इक्वल टू E अपॉन V -1 इंटू कैपिटल R। E क्या है? EMF। V क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कैपिटल R क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए इसके, ठीक है। आई विल प्रोसीड। The next topic that we are going to study is combination of cells. Combination of cells. Obviously जैसे हमने combination of resistance पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे combination of cells.
तो कितने टाइप के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? 2 टाइप के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। कौन कौन से 2 टाइप के कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वील कंसीडर 2 सेल्स, एक सेल ये हो गया प्लस माइनस, ये सेल जिसका ईएमएफ E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, स्मॉल r1, ठीक है। इसके साथ सीरीज में हमने लगा दिया दूसरा सेल जिसका ईएमएफ है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r2, ठीक है। ये 2 सेल्स हमने, पहला सेल ये रहा और दूसरा सेल ये रहा, ठीक है। इन दोनों को हमने किस में कनेक्ट कर दिया है? सीरीज में, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या होगा, जब इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो 2 सेल सीरीज में कनेक्टेड है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या बन सकता है? हम मान सकते हैं कि इन दोनों सेल्स का जो इफेक्टिव सेल बन रहा है वो कुछ इस तरीके का होगा, जिसका ईएमएफ हो जाएगा EQ, that means equivalent EMF. EQ stands for equivalent. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सेल बन रहा है उसका इक्विवेलेंट EMF, इन दोनों के इक्विवेलेंट EMF के बराबर इक्विवेलेंट EMF है EQ, और जो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आएगी उसको हम किससे डिनोट कर देंगे? REQ से। So this is the cell which is as a result of the effective combination of these 2 cells, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि सीरीज में है तो इसमें से करंट फ्लो कितना हो रहा है? I। तो सीरीज में सभी सेल्स अगर 2 हैं तो दोनों में से कितना करंट फ्लो होगा? I। अगर 3 होते तीनों में से सेम करंट फ्लो होता है I, because we know कि in a series the current remains the same while the potential difference changes, okay। तो करंट फ्लो कितना हो रहा है? I। तो पहले सेल में से प्लस में से कितना करंट निकला? I। तो यहां से भी कितना करंट जाएगा? I। यहां से भी कितना करंट जाएगा? I, ठीक है। अब पहले सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको हम किससे डिनोट करेंगे? V1 से। और दूसरे सेल के अक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करेंगे? V2 से, ठीक है। तो जो इफेक्टिव सेल है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करेंगे? V से। क्लियर, ठीक है। What is the potential difference across first cell? That's V1. Potential difference across second cell? V2. Potential difference across the equivalent combination of these cells? That is V. यहाँ तक का समझ में आ गया? ये जो चीजें मैंने बताई ये चीजें आपको considerations में लिखना होता है while writing the notes and also in the exams. तो considerations आपको लिखना है, ठीक है। अब आप ये बताइए, कॉम्बिनेशन के जब हम डेरिवेशंस करते हैं तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में, कॉम्बिनेशंस के डेरिवेशन करना हो तो जो चीज़ चेंज हो रही है वहां से लेकर करते हैं हम लोग। यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है सीरीज में? पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेट अस बिगिन बाय टेकिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। ये 2 V1 और V2 पोटेंशियल डिफरेंस है। इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? V। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। वी कैन राइट V नो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, ये जो V है ये कैसे निकलेगा? अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन EVI एंड स्मॉल r, ठीक है। ये व्हाट इज द रिलेशन? व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप बाय दिस? दैट इज REQ। इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा? I इंटू REQ। इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, ठीक है। Okay, we know that E is equal to V plus IR होता है, ठीक है। E is equal to V plus IR होता है, तो V is equal to क्या हो जाएगा? ये हमने अभी डिराइव किया था ना, तो V is equal to क्या हो जाएगा? E minus I into small r।
ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे 2। तो हमें v की वैल्यू मिल गई। व्हाट इज v? v की वैल्यू हो गई e माइनस आई इंटू स्मॉल r। यहाँ पर e जो है ये क्या होना चाहिए, v के केस में e जो है ये क्या होना चाहिए, e q। तो यहाँ पर हम लिख देंगे e q, और I तो सेम है, जो इफेक्टिव में है वही यहाँ पर भी फ्लो रहा है, करंट इन अ सीरीज रिमेंस द सेम, तो I इज द सेम। लेकिन R जो है ये इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस में R क्या होना चाहिए, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज स्मॉल r eq। सो वी विल बी राइटिंग R eq। ये चीज सब लोगों को समझ में आ गई होगी। तो V इज इक्वल टू e eq माइनस I इंटू R eq हो जाएगा। तो इन द सेम वे V1 क्या हो जाना चाहिए, देयरफॉर वी विल बी राइटिंग V1 इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, अगर E इज इक्वल टू V प्लस आई आर या V इज इक्वल टू E माइनस आई आर हो रहा है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, V1 इज इक्वल टू हो जाना चाहिए E1 माइनस I इंटू R1, E1 माइनस I इंटू R1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एंड इन द सेम वे V2 इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, व्हाट शुड बी V2? V2 हो जाना चाहिए EMF इज E2 माइनस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस इज R2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो क्या अब हम 2, 3 और 4 की वैल्यू को 1 में रख सकते हैं? 2, 3 एंड 4 इन 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, V प्लस I इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी E क्यू प्लस I इंटू R E क्यू। दिस इज द वन। V की जगह पर मतलब 1 में रखेंगे V की वैल्यू, तो V की वैल्यू है E E क्यू माइनस I R E क्यू। तो E E क्यू प्लस I R E क्यू सॉरी इज इक्वल टू E1, सॉरी ये V1 जो है, V1 की वैल्यू क्या है, E1 प्लस I R1। तो ये हो जाएगा E1 प्लस I R1 प्लस V2 की वैल्यू, यहाँ पर V2 आ रहा है तो V2 की वैल्यू क्या आ रही है, E2 प्लस I R2। तो दैट बिकम्स E2 is minus, let us take here minus, this is also minus and this is also minus I R। ठीक है, ठीक। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, E E Q माइनस I इंटू R E Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, E1 और E2 को एक साथ लिख लें, तो हम लिखेंगे E1 प्लस E2। ठीक है, फिर ये IR1 IR2 इन दोनों टर्म्स में से I कॉमन आ जाएगा और माइनस भी कॉमन आ जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस I इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं। ठीक, क्या इक्वेशन नंबर 4 में हम कंपेयर करें EQ मतलब इक्विवेलेंट EMF जो है उसकी जगह पर यहाँ पर क्या आ रहा है, E1 प्लस E2, यानी क्या हम ऐसा लिख सकते हैं EQ इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, माइनस I R EQ इधर पर आ रहा है और माइनस I में R EQ की जगह पर क्या आ रहा है, R1 प्लस R2। तो क्या हम लिख सकते हैं R EQ इज इक्वल टू R1 प्लस R2, राइट। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव EMF दोनों सेल्स के EMF के सम के बराबर होगा और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आपको स्पेशल केस देना होता है, स्पेशल केस, तो स्पेशल केस में आप 2 सेल्स की बजाय मान लेते हैं कि n सेल्स हैं। हाउ मेनी सेल्स, n। ठीक, तो n सेल्स हैं तो EEQ इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, इक्विवेलेंट EMF 2 सेल्स में दोनों के सम के बराबर होगा, तो 3 सेल्स के में तीनों के सम के बराबर होगा, यानी E1 प्लस E2 प्लस E3। तो n सेल्स के लिए क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 कितने टाइम्स, n टाइम्स जोड़ देना है। ठीक है, तो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी,
इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 n टाइम्स यानी कि Rn। इज दैट क्लियर? इसको मैं लिखकर बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए, मैं इतना मिटा रहा हूँ। I'll write a special case here. Special case for n cells. n cells के लिए EQ इक्विवेलेंट EMF क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 कितने टाइम्स? n टाइम्स जोड़ देना है n सेल्स के लिए। 3 सेल्स के लिए E1 प्लस E2 प्लस E3 से इफेक्टिव EMF, 4 सेल के लिए E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 लाइक दैट। n सेल्स के लिए E1 प्लस E2 कितने टाइम्स जोड़ना है? n टाइम्स। इन द सेम वे REQ क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 कितने टाइम्स जोड़ना है? n टाइम्स, राइट। इसमें एक और स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस ये है कि सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मतलब ऐसे सेल्स जिनका EMF भी सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, ठीक है? ऐसे सेल्स जिनका EMF भी सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, ठीक? तो स्पेशल केस में इफ n cells are identical, अगर सेल्स कैसे हुए? आइडेंटिकल सेल्स हुए। अगर आइडेंटिकल सेल्स हुए तो क्या होगा? उस केस में E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू डैश डैश डैश, ऐसे चलता चला जाएगा। तो सभी के अलग अलग नोटेशंस की बजाय सबका एक ही नोटेशन लिख देते हैं। EMF कितना है? E। आइडेंटिकल सेल्स का मतलब है कि EMF भी सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। तो EMF हो गया E एंड एट द सेम टाइम इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 ये सब इक्वल रहेंगी, तो इन सब के लिए एक ही नोटेशन लिख देते हैं, वो क्या हो जाएगा? R, ठीक है? तो फिर क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर उस केस में इक्विवेलेंट EMF क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 n टाइम्स जोड़ना है तो E प्लस E प्लस E प्लस E n टाइम्स जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वो NE, ठीक है? और इंटरनल रेजिस्टेंस REQ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? R1 प्लस R2 प्लस R3 n टाइम्स जोड़ेंगे तो R1 R2 R3 की जगह पर सब में R रखिए तो R प्लस R n टाइम्स जोड़ोगे कितना हो जाएगा? NR, ठीक है? तो ये रिजल्ट्स हैं आइडेंटिकल सेल्स के। तो मैंने जो आपको डेरिवेशन कराया है, ये डेरिवेशन आप आइडेंटिकल सेल्स के लिए भी कर सकते हैं और नॉन आइडेंटिकल सेल्स के लिए भी कर सकते हैं। नॉन आइडेंटिकल सेल्स को लेकर आप पूरा डिराइव कीजिए और स्पेशल केस में ये एज्यूम कर लीजिए कि सारी EMF सेम है, सारी इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो आइडेंटिकल सेल्स के लिए रिजल्ट मिल जाएगा। इफेक्टिव EMF सभी EMFs का सम और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस सभी इंटरनल रेजिस्टेंस का सम इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है? तो एक डेरिवेशन से दो डेरिवेशन अपने आप हो गए। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन है ये। आइडेंटिकल सेल्स का भी आ गया रिजल्ट, नॉन आइडेंटिकल का तो हमारे पास है ही ये दोनों रिजल्ट्स, ठीक है? ये आपको करना है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा और फिर उसके बाद दोनों से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से। आज के लिए इतना काफ़ी है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। जय हिंद।